and welcome to the class. Chapter 5th, The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 का आज हमने पढ़ना है, जो कि मिसलेनियस है। यहाँ पर सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 तक के प्रोविजन है। सेक्शन 30 पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है या मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है वो पब्लिक सर्वेंट ही होंगे। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर हम पढ़ के आए थे, उनका अपॉइंटमेंट सेक्शन 8 में पढ़ा और सर्विस प्रोवाइडर के बारे में सेक्शन 10 में पढ़ा। तो जो ये होंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर, मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, वो पब्लिक सर्वेंट होंगे सेक्शन 21 आईपीसी के अंतर्गत जो हमने एप्लीकेबिलिटी होती है। तो सेक्शन 21 में आईपीसी में पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट के बारे में, वही चीज यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर, मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। फिर सेक्शन 31 देखिए, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रेस्पोंडेंट, यानी कि सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट जहां पर प्रोटेक्शन ऑर्डर पारित किया जाता है रेस्पोंडेंट के खिलाफ और अग्रीव्ड के फेवर में, अगर रेस्पोंडेंट उसको पूरा नहीं करते तो उसका मतलब उन्होंने ब्रीच किया ऑर्डर का, तो ब्रीच करने के बाद उन्हें पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो पेनल्टी कितनी होगी देखिएगा, 1 साल तक की जेल हो सकती है और 20,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। यानी कि पेनल्टी के तौर पे हो सकता है उन्हें कारावास में रहना पड़े, जो कि सजा अधिकतम 1 साल तक की हो सकती है, और ये हो सकता है कि उन्हें फाइन देना पड़े जो कि 20,000 रुपए तक जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही देने पड़े। अब जब ये बात हो गई कि पेनल्टी होती है ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए रेस्पोंडेंट को देनी पड़ती है, तो यहाँ पर ऑर्डर कौन पास करता है? तो जहां तक होगा जिन मजिस्ट्रेट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया था, जहां तक प्रैक्टिकेबल पॉसिबल है वही जो होंगे इसके भी पेनल्टी के लिए भी ऑर्डर जो है पास करेंगे। फिर इतनी बात कहने के बाद ये सेक्शन जो है सेक्शन 31 का सबसेक्शन 3 भी है। यानी सबसेक्शन 1 में तो बताया कि 1 साल की सजा, 20,000 रुपए का फाइन। सबसेक्शन 2 में बताया कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर पारित करेंगे जिन्होंने ही जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो पारित किया था। अब सबसेक्शन 3 इसका ये बोलता है कि होता है कि जब ऑर्डर के बारे में, जब ब्रीच ऑफ ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, जब मजिस्ट्रेट सुनवाई कर रहे हैं, उस दौरान मजिस्ट्रेट ऐसा भी कर सकते हैं अगर उन्हें फैक्ट ऑफ द केस से ये लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है जो सेक्शन 498 आईपीसी में पड़ सकती है, ऐसी कुछ बातें होंगी केस में, या फिर डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के कोई प्रोविजन यहाँ पे अप्लीकेबल होते हैं। में जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, जो इस केस को लाया गया था प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में जब हमने बात करी, उनके बारे में सुनवाई चल रही है कि जो रेस्पोंडेंट उसने ब्रीच किया, तो कि हमें पता है अच्छे से 1 साल की सजा या फिर 20,000 रुपए का फाइन हो सकता है। अब उस सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट चाहे तो जो केस के फैक्ट हैं उन्हें देख करके आईपीसी के 498 आईपीसी के चार्ज भी यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं इस ब्रीच के साथ साथ, और डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के भी चार्जेस भी फ्रेम कर सकते हैं अगर केस के फैक्ट से कुछ चीज एप्लीकेबल होती है तो। फिर सेक्शन 32 कॉग्निजेंस ऑफ प्रूफ, यानी इस चीज के बारे में यहाँ बात हुई है कि ऐसा हुआ है, ब्रीच करा है ऑर्डर को रेस्पोंडेंट ने, तो ये किस तरीके से प्रूफ होगा, इसका कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा। तो पहली बात तो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि ये जो ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सीआरपीसी, जो ये वाला सेक्शन है सेक्शन 31, इसमें जो पेनल्टी की बात करी गई है वो, या जो कि पनिशमेंट की बात हुई है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और दूसरी बात ये कह रहे हैं नॉन बेलेबल है। और सबसेक्शन 2 कहता है कि जो अग्रीड पर्सन है उसकी टेस्टिमनी से ही, उसकी केवल उसकी टेस्टिमनी से, मतलब अगर वो ही जो है आकर के बयान लिख देता है, लिख के दे देता है, टेस्टिमनी दे देता है अपनी, कौन अग्रीड पर्सन, तो उतना कहने के बाद ही, इतनी ही बात से ये साबित हो जाएगा कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जो उसको नहीं मिला तो उसने ब्रीच की है रेस्पोंडेंट ने, तो उसके बाद क्या होगा, पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। तो सेक्शन 32 में ये बताया गया। 33 कहता है पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को जो ड्यूटीज दी जाती हैं, मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर पास करते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर में जो ड्यूटी देते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर को, उस की ड्यूटी करते हुए वो कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं जो कि उन्हें ऑर्डर दिया गया है, या फिर वो रीजन नहीं बता पाते कि मैं इस वजह से नहीं अपना काम कर पाया हूँ, दोनों ही बातें हैं। या तो वो काम ही नहीं करते, ठीक है, काम नहीं कर पाए, कोई ना कोई रीजन होगा, तो वो रीजन नहीं दे पाते कि इस रीजन की वजह से मैं काम नहीं कर पाया, तो दोनों ही केस अगर हो जाते हैं तो उस केस में पेनल्टी देनी पड़ती है प्रोटेक्शन ऑफिसर को जब ये प्रूफ हो जाता है। तो पेनल्टी क्या रहेगी, सेम, हाँ, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की उन्हें भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और दो है क्या, 20,000 रुपए तक का फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट या फिर 20,000 रुपए तक का फाइन, या फिर दोनों,
यहाँ पर भी सेक्शन 33 में बात करें प्रोटेक्शन ऑफिसर को जब वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाते और अगर किसी वजह से नहीं निभा पाए तो वो रीजन अपना बताने में फेल हो जाते हैं, उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाते। अब इनके ऑफेंस का कॉग्निजेंस कौन लेगा, इसका कॉग्निजेंस कब लिया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो उस केस में क्या होगा, कंप्लेंट को अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं किया, नंबर 1, या फिर कोई ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर के काम के लिए ही, तो उनके दोनों में से किसी के द्वारा भी, या तो स्टेट गवर्नमेंट या ऑफिसर, ऐसे केस में भी अगर वो सिग्नेचर नहीं होते, कंप्लेंट को सैंक्शन नहीं कराया जाता, तो कंप्लेंट नहीं दी जाएगी या कॉग्निजेंस उसका नहीं लिया जाएगा, संज्ञान उस ऑफेंस का नहीं लिया जाएगा जब तक कि साइन नहीं होते, सैंक्शन नहीं होते, या तो स्टेट गवर्नमेंट से या फिर ऑफिसर से। फिर सेक्शन 35 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है अगर गुड फेथ में, समभाव में कोई काम करते हैं और मतलब उनका इरादा नहीं होता कोई नुकसान पहुंचाने का, गलती से अगर कोई नुकसान उनसे पहुंच जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स, कोई भी सूट और कोई भी जो है कंप्लेंट एंटरटेन नहीं की जाएगी, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। फिर सेक्शन 36 कहता है एक्टिंग नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। अगर किसी और कानून में डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कुछ बात की गई है और वहां पर ग्रीव पर्सन जो है उनके बेनिफिट के लिए कुछ है, तो ये जो एक्ट है वो उस चीज को डेरोगेट करने के लिए, मतलब उस चीज की इंपॉर्टेंस को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि एडिशन के लिए बनाया गया है। मीन्स ये जो हमने अब सेक्शन 36 से जो भी बातें पढ़ी है ना, सेक्शन 35 से 36 तक भी, अगर 37 भी अगर हम पढ़ते हैं, तो जो भी बातें इस एक्ट में कही गई है, वो जो अगर किसी और लॉ में कोई बात कही गई है, कोई फेवर में, कोई ग्रीव पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई बात है, तो उसके साथ ऐड की जाएगी, यानी कि वहां की इंपॉर्टेंस को कम करके और ये वाली इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं, एक्ट एडिशन में है, डेरोगेशन में नहीं है किसी और लॉ के। फिर सेक्शन 37 जो है वो बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो जो हम बात कर रहे हैं, जब सेक्शन पढ़े थे अलग अलग, तो वहां था प्रिस्क्राइब रूल्स, तो जो रूल्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगे कहाँ पर, हमने पढ़ा था सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर का, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे उनका अपॉइंटमेंट होगा, क्या उनका सर्विस टेन्यूर होगा, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या उनका एक्सपीरियंस होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 10 में हमने रजिस्ट्रेशन की बात की थी, तो उनका रजिस्ट्रेशन की क्या मतलब होंगी, जो है क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या कायदे होंगे, वो सारी चीजें भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। इसके अलावा जब सर्विस प्रोवाइडर की क्या क्वालिफिकेशन होगी, वो सारी चीजें भी। और काउंसलिंग की हमने बात की थी कि काउंसलिंग होगी तो काउंसलर के पास क्या जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होना चाहिए इस मामलों के बारे में, तो उसके लिए भी कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये सारे रूल्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। सब सेक्शन 3 जो है सेक्शन 37 का, वो ये कहता है कि रूल्स जो होते हैं वो किस तरीके से पारित होते हैं। तो दोनों ही हाउसेज में, मतलब ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखे जाते हैं 30 दिन की अवधि के लिए। अब वो 30 दिन एक सत्र में पूरा हो, 2 सत्र में पूरा हो, से ज्यादा सत्र में पूरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली 30 दिन तक पूरे हो जाने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक सत्र चल रहा है, वहां 15 दिन अभी रखे हुआ है, जो रूल चेंज करना है, या रूल चेंज करना है या फिर उनको हटाना है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वहां पर 30 दिन हुए गए हैं, 15 दिन हुए हैं और दूसरा सत्र जो है अभी स्टार्ट हुआ नहीं, 1 महीने बाद हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर वो 15 दिन वहां कंप्लीट हुए, तो यानी कि टोटल हमें करने हैं 30 दिन तक दोनों हाउस में ये रहेगा कोई भी रूल। और उसके बाद में दोनों ही हाउस जब इस चीज पे सहमति बना लेंगे कि हाँ ठीक है ये रूल पारित होना चाहिए या फिर रूल कुछ मतलब कुछ चेंज होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी रूल जो चेंज होता है या कोई भी बनता है, जो पहले बनाए गए रूल हैं उनको अफेक्ट नहीं करता है। तो ये सेक्शन 37 तक हमने कंप्लीट कर लिया और हमारा ये एक्ट भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि एक्ट को थोड़ा इजी और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और ये राजस्थान जुडिशरी में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। आई होप आपको क्लियर होगा, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी। बट सुनने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।